एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स, मेरा जो टॉपिक है वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज स्टेमन उसके बारे में डिस्कस किया था। और जनरली स्टेमन दैट इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोरोफिल, and this structure is divided into mainly two parts. First one is known as terminal lobulated part, that is called as anther, and other lower cylindrical part that is called as filament, which is a style part that provide a connection between the anther and other floral appendages, that is thalamus or maybe a petal. Clear? इसके बाद अब मुझे आपको डिस्कस करना है। इवन मैं वहाँ प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो वहाँ मैंने आपको स्टेमन का डायग्राम ड्रॉ किया था, स्टेमन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, एंथर और फिलामेंट का, स्टेमन का। उसके बाद में फिर ट्रांसफर सेक्शन भी हमने स्टडी किया था, और ट्रांसफर सेक्शन में हमने ये देखा था कि जो एंथर है वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 साइडेड उसके अंदर होती है, जिसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। और फिर मैंने फाइनली एक माइक्रोस्पोरेंजियम का एक इनलार्ज व्यू आपके सामने ड्रॉ किया था, और उसके बारे में बताया था कि भाई माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, एक माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में मैंने आपको बताया था कि मेनली 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें अपर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन एट लास्ट दैट इज द टैपेटम। क्लियर? इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी के अंदर मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल होता है, विच एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर सेल ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज ऑल्सो नॉन एज पोलन मदर सेल। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस किया था। अब यदि मैं यहाँ बात करूं कि इन ट्रांसफर सेक्शन, एंथर इज tetragonal, anther is tetragonal structure, means 4 sided. एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। जब हम इसको क्रॉस सेक्शन एंथर का स्टडी करते हैं तो एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर इन आउटलाइन, एंड हियर microsporangium is circular in outline. क्लियर? मीन्स एंथर जो है, यदि एंथर को रियली में डिफाइन किया जाए, एक्चुअल में डिफाइन एंथर को हम करें तो किस टाइप से करेंगे वो आप देखें कि एंथर is terminal bilobed diathecous and tetrasporangiate tetrasporangiate structure that develops microspores
that develop microspores is known as anther. Is it clear कि anther is terminal, bilobed, dithecous and tetrasporangiate structure that develops microspores is known as anther. Is it clear? क्लियर। लेकिन यहां हम एक्सेप्शन जो देखते हैं, एक्सेप्शन की बात करें तो मालवेसी फैमिली के मेंबरों में जो एंथर है वो मोनोथीकस होता है एंड बाइस्पोरेंजिएट होता है। एक्सेप्शन में मालवेसी फैमिली के मेंबरों में, मालवेसी ये कॉटन फैमिली है, कॉटन फैमिली है और कॉटन को बॉटनिकली हम गॉसिपियम हिर्सुटिसम बोलते हैं और इसके अंदर हिबिस्कस भी आता है, लेडीज फिंगर भी आता है, दैट इज एवेलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये सब मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो मालवेसी फैमिली के मेंबरों में जो एंथर है, जो एंथर है वो मोनोथीकस होता है, मींस एक ही थीका प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब एक थीका प्रेजेंट होता है तो ये बाइस्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है? बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट। इज इट क्लियर? बाकी मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के केस में जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और टेट्रास्पोरेंजिएट का सीधा मीनिंग क्या है कि हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ बाइस्पोरेंजिएट का मीनिंग क्या हो जाएगा? हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? इसके बाद में अब फिर मैंने आपको डिस्कस करा दिया था और एक बार और आप थोड़ा देख लीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअली में क्या है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है एक्चुअली में कि माइक्रोस्पोर्स बियरिंग ऑर्गन इज नॉन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर्स bearing organ is known as microsporangium. Is it clear? Which is developed from differentiation of archisporial cell, known as microsporangium, which is developed from the differentiation of archisporial सेल। और ये प्रीकर्सर सेल हैं, मोस्ट प्रिमिटिव सेल हैं जो एंथर को एलोंग विद माइक्रोस्पोरेंजियम को कंप्लीटली क्या है? डेवलप करती हैं। क्लियर? आर्किस्पोरियल सेल है और इसके बाद ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। ईच microsporangium is differentiated into
टू पार्ट्स में हम माइक्रोस्पोरेंजियम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और वो क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल और एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी। तो फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में एंडोथीसियम, एपिडर्मिस आती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ये 4 मेन लेयर आती हैं। और ये सभी जो लेयर हैं ये किससे डेवलप होती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल से डेवलप होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा आर्कीस्पोरियल सेल का कंसेप्ट और समझ लीजिए, नहीं आपको ये थोड़ा सा परेशान करेगा। या आप ऐसा करें कि नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आर्कीस्पोरियल सेल हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि ये प्रीकर्सर सेल हैं। और ये कैसे डेवलप होती हैं, ये एक्चुअली में क्या है कि स्टार्टिंग में जब एंथर ग्रो कर रहा होता है इनिशियली स्टेज में, तो आर्कीस्पोरियल सेल एक्चुअली में ये आती कहाँ से है वो समझना है। भाई एंथर स्टार्टिंग में ये एक आउटग्रोथ की तरह ये निकलता है फ्लोरल बड से, और इस आउटग्रोथ में इसकी कवरिंग एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सभी टाइप के स्टेम में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी स्टेम का। तो जो कुछ हाइपोडर्मल सेल हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं एंड गिव राइज टू आर्कीस्पोरियल सेल। इज इट क्लियर? एंड फर्दर आर्कीस्पोरियल सेल divide periclinally, divide periclinally। पेरिक्लाइनली का मतलब है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल हैं ये सरफेस के पैरेलल क्या है, डिवाइड करती चली जाती हैं और किसी भी स्ट्रक्चर की थिकनेस को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये पैरेलल डिवीजन है, पेरिक्लाइनल इसको बोलते हैं। तो पेरिक्लाइनली आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होती है एंड इट गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ द सेल। फर्स्ट प्राइमरी पैराइटल सेल एंड सेकंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इज इट क्लियर? अब फर्दर क्या होता है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं ये अपर होती हैं और ये पेरिक्लाइनी और एंटीक्लाइनी दोनों तरह का डिवीजन शो करती हैं एंड फाइनली दे गिव राइज टू माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल दैट इज एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, नॉट एपिडर्मिस। इज इट क्लियर? एपिडर्मिस नहीं बनाती है, इसलिए एपिडर्मिस को नॉन आर्कीस्पोरियल बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल्स अंडरगो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन, अंडरगो periclinal and anticlinal division and give rise to wall of microsporangium माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ वॉल की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एंडोथीसियम ये डेवलप होती है, मिडिल लेयर ये डेवलप होती है
और टैपेटम ये डेवलप होती है। क्लियर? तो ये तीनों जो वॉल हैं ये प्राइमरी पैराइटल सेल से डेवलप होती है। इज इट क्लियर? While primary sporogenous cell again differentiation and behaves as microspore mother cell, that is called as MMC or PMC, that is pollen mother cell। क्लियर? और फर्दर आपको पता ही है कि ये सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच पोलन टेट्राड इज फॉर्म्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी मैं आगे आपको इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन टेट्राड फ्रॉम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपके समझ आ रहा है ना? तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। मेरी बात आपके समझ आ रही है? क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पोलन टेट्राड्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर? ये आपके कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि डिवीजन दैट टेक्स प्लेस अलोंग द पैरेलल टू द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और एंटीक्लाइनल डिवीजन है ये मेरिस्टेमेटिक सेल के परपेंडिकुलर होता है। और बोथ टाइप के जो डिवीजन है स्पेशली प्लांट्स में कॉमन मिलते हैं, एनिमल्स में तो रेयरली इनको नोटिस किया गया है। इज इट क्लियर? आपकी समझ आ रहा है ना? क्लियर? अब एक बात और थोड़ा सा आप देख लीजिए, इवन ये कभी नहीं पूछा गया है कि भाई एंथर है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसका जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंथर है उसका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अब यूस्पोरेंजिएट टाइप का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल पार्टिसिपेट। क्लियर? तो यहां पर एंथर के डेवलपमेंट में मोर देन वन टाइप ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल takes place। Is it clear? तो ये स्टार मार के आप इसको लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको मैंने बताया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम टू पार्ट्स में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी। अब आप हेडिंग डाल लीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, और माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कट कर दिया है, और इसमें आप लिखते चले जाएं, बस समझा मैंने आपको पूरा अच्छे से दिया है। तो फर्स्ट आप यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल, ठीक है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल का पूरा काम क्या है? प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देने का काम है और नरिशमेंट देने का काम है। प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट
मीन्स न्यूट्रिशन देने का काम है। अब इसमें मैं फर्स्ट की बात करूं, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी है ये? इट इज यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट का मीनिंग है वन सेल लेयर थिक। वन सेल लेयर थिक। It helps in the protection, क्योंकि आउटर है, हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम को और क्या बोलते हैं? पोलन सैक, इसी को ही बोल देते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इट इज नॉन आर्की स्पोरियल। नॉन आर्की स्पोरियल। बाकी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये क्या है? आर्की स्पोरियल है। मीन्स आर्की स्पोरियल सेल से क्या है? डेवलप होती है। क्लियर? सेकंड में बात करूं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम के बारे में सबसे बड़ी बात है कि इट इज इनर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर होती है। एंड इट इज ऑल्सो यूनिसीरिएट। इट इज यूनिसीरिएट मीन्स वन सेल लेयर थिक एंडोथीसियम भी होती है। क्लियर? अब इस एंडोथीसियम की जो सेल हैं, उन सेल में रेडियल और इनर वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। और इस डिपोजिशन को हम फाइब्रस बैंड्स बोलते हैं या फाइब्रस थिकनिंग्स बोलते हैं। इनर एंड रेडियल वॉल in these cells there occur deposition of alpha cellulose and lignin और इनका डिपोजिशन कहाँ होता है? इन सेलों में इनर एंड रेडियल वॉल पर। कहाँ होता है? इनर एंड रेडियल वॉल पर। इनर एंड रेडियल वॉल पर डिपोजिशन होता है। क्लियर? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ they become hygroscopic. हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? कि दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इज इट क्लियर? सो दे बिकम हाइग्रोस्कोपिक and helps in the dehiscence of anther at the place of stomium lacking, ध्यान देना आप, लैकिंग फाइब्रस थिकनिंग्स। इज इट क्लियर? भाई एंडोथीसियम यूनिसीरिएट होती है और इनकी सेल्स में डिपोजिशन हो जाता है अल्फा सेल्यूलोज एंड लिग्निन का। सो दे बिकम हाइग्रोस्कोपिक
and help in the dehiscence of anther at the place of stomium lacking fibrous bands या फाइब्रस थिकनिंग्स। मतलब ये जो डिपोजिशन है अल्फा सेलुलोज लिग्निन का, यही एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग बनाता है। आपको डायग्राम ध्यान करना है, मैंने जो लार्ज व्यू बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम में, उसमें लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, वो क्या थी? फाइब्रस थिकनिंग्स थी वो। क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन स्टोमियम जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसियंस, मीन्स जहां से एंथर रप्चर्ड होता है उसको स्टोमियम बोलते हैं। लेकिन स्टोमियम पर फाइब्रस थिकनिंग कंप्लीटली एब्सेंट होती है। क्लियर? क्योंकि जनरली क्या है कि जब एंथर डेहिस होता है, रप्चर्ड होता है, तो क्या है कि मैच्योरिटी पर एंथर की एंडोथीसियम है, ये ड्राई कंडीशंस में वाटर लूज करती हैं, और वाटर लूज करने से इन एंडोथीसियम की सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो स्टोमियम साइट होती है वहाँ से एंडोथीसियम रप्चर्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? फाइब्रस थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं। क्लियर? और इजीली एंथर का डेहिसेंस हो जाता है, मीन्स एंथर रप्चर हो जाता है एंड माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज फ्री। क्लियर? फाइब्रस थिकनिंग, दीज fibrous thickenings are absent these fibrous thickenings are absent in the hydrophytes। हाइड्रोफाइट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में, एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो वाटर पहले से ही इतना ज़्यादा अवेलेबल है ना। तो ये तो प्लांट्स का क्या है? एक तरीके से टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। इज इट क्लियर? तो आप अगला पॉइंट एंडोथीसियम में लिख सकते हैं कि फाइब्रस थिकनिंग्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स। इज इट क्लियर? इसके बाद थर्ड जो कवरिंग आती है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एक्चुअली में स्टूडेंट्स मेरे शॉर्ट साइटनेस की प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से इनको थोड़ा सा लगाना सही रहता है, क्योंकि शॉर्ट साइटनेस है। मिडिल लेयर की बात करें, इट इज 1 to 3 सेल लेयर थिक, मीन्स मिडिल लेयर यूनिसीरिएट टू ट्राइसीरिएट हो सकती है ना, और एंडोथीसियम के नीचे होती है। क्लियर? This layer is disorganized at the time of this layer is disorganized at the time of development of microspores. It provides nourishment to the developing microspores और pollen मदर सेल। इज इट क्लियर? तो मिडिल लेयर इवन मैच्योरिटी से जस्ट पहले इसका पूरी लेयर का कंजप्शन हो जाता है, और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोलन मदर सेल को क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और इसका जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो टैपेटम की वजह से होता है।
ठीक है, किसकी वजह से होता है? टैपेटम की वजह से होता है। तो इस तरीके से ये मिडिल लेयर हो जाती है आपकी। और फोर्थ जो लेयर में यहाँ पे बात करूंगा कमिंग लेक्चर में, वो टैपेटम के बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर? लेकिन यहाँ आप इतना इसके बारे में देख सकते हैं कि टैपेटम भी क्या है? इट इज यूनिसीरिएट। इट इज यूनिसीरिएट like that of epidermis, endothecium. Tapetum is also uniseriate, means made up of one cell layer thick. Clear? Tapetum में जनरली क्या है कि it is a nutritive tissue layer. It is a nutritive structure that provide nourishment to the developing microspores. Cells of tapetum are multinucleated and polyploid. Cells of tapetum are multinucleated due to absence of cytokinesis and polyploid. और polyploid का मीनिंग होता है कि cell that have more than 2 set of the chromosomes. Clear? उसको पॉलीप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई तो पॉलीप्लॉइड भी हो जाती है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होता नहीं है, केवल कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता चला जाता है, वॉल फॉर्मेशन होती नहीं है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। और इस तरीके से टैपेटम की सेल्स होती हैं। इवन टैपेटम के बारे में बहुत कुछ मुझे आपको डिस्कस करना है। क्लियर? इसके बाद में और टैपेटम के बारे में हम बात करें तो जनरली टैपेटम 2 टाइप का होता है, एक अमीबॉयड टैपेटम और एक ग्लैंडुलर टैपेटम। एक क्या? अमीबॉयड टैपेटम और एक ग्लैंडुलर टैपेटम। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ टैपेटम टू टाइप्स। एक अमीबॉयड टैपेटम और एक ग्लैंडुलर टैपेटम, ऑल्सो नॉन एज सिक्रेटरी टैपेटम। अमीबॉयड टैपेटम that is also known as invasive tapetum or also known as periplasmodial tapetum. Amoeboid tapetum also known as invasive tapetum or periplasmodial टैपेटम। एक्चुअली में ये इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम और ये मोस्ट
advanced type of tapetum which remain intact throughout the pollen development. क्लियर, ये डिसऑर्गेनाइज जल्दी हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में मुझे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। और आपको यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा फील होता है। इवन मिलता मिलता कुछ नहीं है इससे, आपके माइंड में कोई बात हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।